अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? अपने मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इंसान के हाथ में तो बुनियादी तौर पे कोशिश ही है, उसके बाद तो सारे मामलात अल्लाह के हवाले जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें और आपके मामलात में आसानियाँ करें और आपको आपके फ्यूचर में कामयाब करें। हाल में यूजुअली कामयाबी तो ऑब्वियसली हाल में भी हो सकती है, लेकिन हाल में चूँकि हम उस वक्त से गुज़र रहे होते हैं ना, तो इसलिए उस वक्त की मुसीबत या उस वक्त की तकलीफ़ हमें ज़्यादा फ़ील हो रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अब आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको मुमकिन है रात भी जागना पड़ती हो, आपको मुमकिन है कोई फैमिली के फंक्शन भी अवॉइड करने पड़ जाते हो, बहुत सारे मौक़ों पे ऐसा हो जाता है। इसलिए हाल की तकलीफ़ हमें ज़्यादा नज़र आती है और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला इसके बदले में हमें जो है ना फ्यूचर में वो एक अच्छा मामला और आसानियाँ अता फरमाए। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर हाल में ही आसानियाँ रखें और हाल में भी रखें और मुस्तक़बिल में भी रखें। मांगना तो बंदे को खुल के चाहिए, यानी कि वो कहते हैं ना एक, अच्छा ये बात अब शुरू हो गई है, तो वो कहते हैं ना कि आप यानी अपनी साइंस ना लड़ाएं मांगने में। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अल्लाह से जब मांग रहे हो ना, तो अल्लाह से ये ना मांगें कि या अल्लाह मुझे यानी 400 नंबर दे दे, या मुझे जनाब 1 करोड़ रुपया दे दे, या मुझे जनाब 1 कनाल का घर दे दे। यूजुअली ऐसी हम लोगों की दुआएं यूजुअली ऐसी होती हैं। या हमें ये ना मतलब कहें कि आप अगर आखिरत के लिहाज से भी कहते हैं तो आप ये ना कहें कि आप जनाब मुझे जन्नत अता करें। बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि आप उसमें अपनी जो जहन है ना वो नहीं लड़ाएं, आप अपनी औकात को ना देखें, आप अपनी हैसियत को ना देखें, आप उसकी हैसियत को देखें जिससे आप मांग रहे हैं। और उसकी हैसियत तो यानी कि कमाल है, उसकी हैसियत तो मतलब बेइंतहा है और बेशुमार है। आप अल्लाह से कहें कि अल्लाह आप हमें अपनी यानी अपनी शान के मुताबिक अता करें, आप हमें जन्नत ना दें, आप हमें जन्नतुल फिरदौस दें, आप हमें 1 करोड़ ना दें, आप हमें हलाल की कमाई का मतलब बेशुमार और बरकत वाला रिज़्क अता करें। आप हमें 400 नंबर ना दें, आप हमें यानी कि बेतहाशा नंबर दें। मांगने के लिहाज से बंदे को यूं बात करनी चाहिए, स्पेसिफाई और स्पेसिफिक चीज़ों के लिहाज से जो है ना बात, हम अपने आप को एक मुकीद कर लेते हैं। जैसे वो एक जुमला शायद आपने सुना हो कि अल्लाह ताला समटाइम कहते हैं कि मैं तो आपको जनाब फलों का या फूलों का टोकरा देना चाह रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि जनाब आप मुझे 1 किलो फल दे दें। मैं तो आपको पूरा टोकरा देना चाह रहा हूँ और आप मेरे से रोज़ 1 किलो फल मांगते हैं। जब आप मांगने वाली ज़ात जो है वो इतनी बड़ी है और उसकी हैसियत बेतहाशा बड़ी है, तो फिर हमें उसके लिहाज से मांगना चाहिए और उसके लिहाज से करना चाहिए, बजाय ये कि हम अपने लिहाज से यानी अपनी छोटी सोच के लिहाज से मांगें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें जी। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स शुरू कर दिया था। शुरू क्या कर दिया था, बल्कि ख़त्म ही कर दिया था। अल्केन्स का जो नोमेनक्लेचर है वो ख़त्म हो गया। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी बताए थे आपकी एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो तो है ही नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसमें से आपको वो कोई भी स्ट्रक्चर दे सकता है कि आप इसको नेम करें, या आपको वो नेम दे सकता है कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पर एक ईजी सी बात करता हूँ, 2 3 5 ट्राई मिथाइल लेट्स से हेक्सेन, या हेक्सेन नहीं कहता मैं, चलो हेप्टेन कह लेता हूँ। आपको वो यूँ भी कह सकता है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें स्पेस देने का जो बहुत कोई स्पेसिफिक मसला नहीं है, स्पेस दे भी सकते हैं,
कुछ बुक्स में स्पेस दी भी होती है, कुछ में नहीं भी दी होती। आपकी टेक्स्ट बुक में चूँकि उसने स्पेस नहीं दी हुई तो आप इसी को फॉलो करें। बहुत अहम जो बात है वो ये कोमाज हैं और ये हाइफन है, इनमें गलती नहीं करनी। ओके जी, तो इस तरह वो आपको बाय नेम भी दे सकता है, वो नाम दे के कह दे आपको कि जनाब इसका स्ट्रक्चर बना के बताएं क्या बनेगा, ये भी कह सकता है। वो आपको कह सकता है कि एक स्ट्रक्चर दे और इसको कहें कि इसको नेम करें, इसका नाम क्या हो। तो ये वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपने इनमें से किए होंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कहा था कि जितने आप कर सकते हैं वो कर लें, और जो सिंगल बॉन्डेड वाले ख़ास तौर पे थे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम तक सिंगल बॉन्ड का पढ़ा था सिर्फ अल्केन्स का। तो अब आज हम इंशाल्लाह ताला सेकंड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड का भी क्लियर कर लेंगे, अल्कीन और अल्काइन को भी देख लेंगे। फिर आप ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 11 भी लिख देता हूँ एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11, ये तीनों अब आपने हिम्मत मारनी है, आपने हिम्मत मारनी है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर मैं यहाँ बता देता हूँ या मैं बना के दिखा देता हूँ तो आप सीखेंगे नहीं, आप नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए आप खुद मेहनत करें, उसके ऊपर अपना दिमाग इस्तेमाल करें। शाम को बैठ के किसी वक्त शोर शराबे से थोड़ा सा बच के उस वक्त सोचने की कोशिश करें, फाइंड आउट करें। उसको जब फाइंड आउट करें उसमें स्ट्रक्चर एक प्रोड्यूस करें, स्ट्रक्चर बनाएं, फिर उसको स्ट्रक्चर को अपने नोट्स के साथ कंपेयर करें। अगर मिसाल के तौर पे गलती होगी ना तो आपको पता है, आपको देखने में समझ आ जाएगी ओहो मैंने ये गलती की, ये इस पॉइंट पे मैंने, उसमें कोई टेक्निकल बहुत इश्यूज़ नहीं है, वो सीधे सीधे रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है और कोई साइंस नहीं है। उसको उससे नोट से कंपेयर करें और उसके बाद जनाब अली अगर फिर भी अगर किसी जगह पे आप समझते हैं कि सर इसकी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट ने उसको नहीं पकड़ पा रहा, तो ऑब्वियसली हम जस्ट आपके कॉल अवे हैं, आप कॉल कर लें, मैसेज कर लें, व्हाट्सअप कर लें। बच्चे सारा कुछ यूज़ कर रहे हैं, आसानी हो जाती है बच्चों को व्हाट्सअप पे भी, तो उसलिए ऑब्वियसली फिर इंशाल्लाह ताला उसको क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन इसको करें, इसको खुद करें, शाबाश। इन तीनों क्वेश्चंस को खुद अटैम्प्ट करें और इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। एक नज़र हम अल्केन के नोमेनक्लेचर को दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, अल्कीन और अल्काइन वाला जो है ना, कोई मुश्किल नहीं है, सेम टू सेम बातें हैं, रूल्स भी सेम है, सिर्फ चंद एक बातें, एक दो पॉइंट डिफरेंट हुआ करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप देखेंगे सारी चीज़ें सेम टू सेम होंगी। अल्केन्स की बात करते हैं एक लम्हे के लिए। अल्केन में क्या बात हो रही थी जनाब, आपने सबसे पहले देखें ना, जल्दी जल्दी से मैं बताया जाता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर वह आपको बोर्ड में यही लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, गिव द रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, तो फिर 6-7 पॉइंट हैं आपके सामने, सिंपल से याद कर लें, इनको एक एक एग्जाम्पल दे के साथ एक्सप्लेन कर दें, बस इतनी सी बात है उसमें। यानी आपने इसको रट्टा नहीं मारना। मैं बेसिकली आपको शुरू से, मेरा ख्याल है शायद जब से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री शुरू हुई है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक में तो रट्टा आप नहीं मारेंगे, ऑर्गेनिक में रट्टा नहीं चलेगा, ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट चलने हैं और उसी का फ़ायदा होना आपको। पहली बात क्या थी, you will select the parent chain with the longest number of with the highest number of carbons। आप देख लेंगे कि चेन जिगजैग किधर से किधर कैसे कैसे जा रही है, और उसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन आपके चेन में बनते होंगे आप वो सिलेक्ट करेंगे। आप इसको नाम दे देंगे अपने जहन में कि ये पेरेंट चेन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपनी शीट के, अपनी जो आपको उन्होंने शीट दी हुई है आंसर शीट के लास्ट पेज पे जाके ऊपर लिख लें रफ वर्क, क्लियरली मार्क कर लें ऊपर रफ वर्क, ठीक है। उसके बाद उस पेज के ऊपर ये काम कर लें। वहाँ पे जाके क्या करें, पूरा वो जो कार्बन का उसने जो भी चेन बना के आपको दी हुई है, कोई भी उसकी स्ट्रक्चर हो सकता है। ये देखें मिसाल के तौर पे, ये देखें, अब ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन तो नहीं। अपनी तरफ से बड़ा वो मिसाल के तौर पे ऐसी कोई चीज़ देता है तो जिगजैग बना के देगा कि जी बच्चे से कंफ्यूज होंगे, लेकिन मुझे पता आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये ओपन चेन है। आपने सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और आपने क्या करना है, उसको यूं करके अंडरलाइन कर लें, या जैसे कि एक मैं ब्लॉक सा बना रहा हूँ ऐसे बना लें। इससे आपको ना फिर आसानी हो जाएगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करने में,
ठीक हो गया, आपने पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया। अब आप देखें कि मिसाल के तौर पे इसके यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक हो गया जनाब। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लोरो लगा हुआ है, लेट से यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है, मैं कहता हूँ जनाब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल कह लेते हैं चलें। उसके बाद क्या था, उसके बाद रूल ये था कि आप जनाब क्या करेंगे कि जो उसकी जो गिनती है, उसकी जो काउंटिंग है, कार्बन नंबर जो आपने देना है वो कहाँ से देना है आपने, जिधर से आपको ये जो है क्या नाम है इसका सब्स्टिट्यूएंट वो करीब पड़ रहा होगा, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा होगा। फिर अगर मिसाल के तौर पे आप एक सब्स्टिट्यूएंट पे, पहले सब्स्टिट्यूएंट पे, अब मैं आखिरी पॉइंट बताने लगूँ, जो अगर आप पहले सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड नहीं कर पाते, जैसा कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है, देखें अगर आप यहाँ से चलें तो भी पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, यानी कार्बन नंबर 2 पे है। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो भी पहला सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे है। तो फिर अब रूल नंबर 7 का वो जो ए पॉइंट और बी पॉइंट था वो आता है। वो क्या कहता था, वो कहता था कि जब आप पहले सब्स्टिट्यूएंट से आइडेंटिफाई ना कर सकें तो यू विल लुक फॉर द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट वेयर इट इज अटैच्ड, जहाँ वो अटैच है वहाँ उस तरफ से फिर आप देखेंगे कि वो कौन से कार्बन नंबर से करीब पड़ता है, एंड यू विल स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड। ऐसे ही अब पहले से मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा इस एग्जांपल में, ठीक है, मैं आपसे आई विल गो फॉर द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, मैं इसको देखूंगा 1 2 3 4, यहाँ से जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो 4 कार्बन पे, चौथे कार्बन पे लगा हुआ है। ओके, यहाँ से लेट्स सी 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आता हूँ तो छठे पे लगा हुआ है। तो क्या डायरेक्शन मुझे लेनी चाहिए, मुझे ये डायरेक्शन लेनी चाहिए, एक कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपको उस दिन में बताया था जल्दबाजी नहीं करनी, खुद के जहन में ये नहीं तसल्ली देनी और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि हाँ जी मुझे आता है और मैंने एक नज़र में देख के पूरा ये अगर सर्कल यूँ बनाया होगा, अंडरलाइन किया होगा, गिनती लिखी होगी तो देयर विल बी नो चांस ऑफ मिस्टेक। और अगर आपने ये पूरे का पूरा ठीक लिख दिया है विद द रूल्स, विद फॉलोइंग विद द रूल्स, तो आपका 2 नंबर इंशाल्लाह पक्के हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है। ओके जी, ये बात हो गई थी। उसके बाद ये इसने मैंने गिनती भी जनाब स्टार्ट कर ली, मैंने देख लिया सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से करीब पड़ता है, इसका मतलब है गिनती यहाँ से शुरू होनी। मैंने टोटल नंबर ऑफ कार्बन निकाल लिए तो मुझे पता चला कि इसका जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कोई इसमें पेरेंट चेन में कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब है मैं इसका नाम जो पेरेंट नेम जो इसका बेस नेम बनेगा वो नो नेम बनेगा। ठीक हो गया। अब मैंने पुट करने सब्स्टिट्यूएंट, हाँ जी बताएं जी कौन कौन किधर किधर है। सेकंड पे जनाब लगा हुआ है मिथाइल, फोर्थ पे लगा हुआ है क्लोरो, एट्थ पे लगा हुआ है ब्रोमो। अब इसमें रूल क्या कह रहा था, इसमें रूल कह रहा था यू विल गो अल्फाबेटिकली, बस सीधी सी बात है, एबीसी काउंट करें और देख लें। अब मिसाल के तौर पे आप इसमें शुरू करें तो बी पहले आता है एबीसी में, उसके बाद सी आता है, उसके बाद एम आएगा मिथाइल। ठीक है, तो अब इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा इसका नाम 8 ब्रोमो -4 क्लोरो नो नेम, बस। और सॉरी मिथाइल रह गया, बिल्कुल सही, आपके जहन में बिल्कुल सही बात आई है कि मिथाइल रह गया। तो इधर क्या आ जाएगा 2 मिथाइल नो नेम, ये इसका नाम हो जाएगा। 8 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल नो नेम। क्लियर होगी जी बात। सारे रूल्स भी इसमें डिस्कस हो गए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रूल इसमें रह गया, सारे रूल भी एक बार रिवाइज हो गए। अब आते हैं जनाब हम अपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। अल्केन्स एंड अल्कीन्स, पेज नंबर है आपका 141। लें जी पेज नंबर 141। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना लिखोगे आपको याद हो, तो इनऑर्गेनिक में मैं आपको कह रहा था कि इक्वेशंस को लिख के याद करें। क्यों कह रहा था, वो आपकी मजबूरी थी, वो इक्वेशंस आपको लिखे बगैर याद ही नहीं होनी थी, नहीं याद होती, लिखे बगैर याद नहीं होती, उसको लिखना पड़ता है इक्वेशंस को। यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी लिखें, लेकिन यहाँ क्यों लिखना है, यहाँ मजबूरी से नहीं लिखना, यहाँ शौक से लिखना है।
इसको शौक़ से लिखें। अगर आप इसको शौक़ से लिखेंगे, इंटरेस्ट लेके लिखेंगे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग लगनी है, आई एम श्योर कि आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगनी है कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ज़रा हम आगे केमिस्ट्री की फील्ड में जाना चाहते हैं। केमिस्ट्री की फील्ड वैसे ओवरऑल कोई गलत फील्ड, कोई बुरी फील्ड नहीं है। नोमेनक्लेचर ऑफ केमिस्ट्री की फील्ड जो है ना, बड़ी वास्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी या तो ज़िंदगी डॉक्टर की है या तो ज़िंदगी इंजीनियर की है। अब तो मतलब अब क्या कहना चाहिए कि इंडस्ट्री के जो हालात हैं और जितना मार्केट में यानी सैचुरेशन है जॉब्स के हवाले से, तो डॉक्टर्स और इंजीनियर दोनों ऑब्वियसली बोथ आर रिस्पेक्टेड यानी प्रोफेशंस, लेकिन व्हेन द स्टूडेंट डू नॉट हैव एन अदर चांस कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो क्या करे, तो ऑब्वियसली इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शन, जैसे आपके बहुत सारे सीनियर बच्चे जो है वो अकाउंटिंग की फील्ड में चले जाते हैं। यस, एफएससी करने के बाद बच्चे ACCA की तरफ चले जाते हैं, CA की तरफ चले जाते हैं। यूजुअली वी डू नॉट सी लाइक दैट, हम नहीं देखते नॉर्मली, बच्चे प्रेफर नहीं करते ख़ास तौर पे एफएससी करने के बाद कि वो अकाउंटिंग में चले जाएँ, ACCA करें या CA, लेकिन डैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड, मतलब बहुत अच्छी फील्ड है वो। जिनको इंटरेस्ट हो डिजिट्स के साथ और कैलकुलेशंस के साथ, ऑब्वियसली वो जा सकते हैं। और केमिस्ट्री के हवाले से तो फिर मैंने बताया आपको कि केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो उसमें केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो आपका जनाब इंडस्ट्री में भी बेतहाशा है। अगर मैं ये कहूँ कि शायद ही कोई इंडस्ट्री हो जो केमिस्ट के बगैर चल सकती हो, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत नहीं होगा। करीब करीब हर इंडस्ट्री में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, वहाँ पे केमिस्ट की ज़रूरत रहती है। और उसके बाद इंडस्ट्री के अलावा आप फार्मास्यूटिकल की साइड पे आ जाएं, आप ये हॉस्पिटल्स की साइड पे आ जाएं, उसमें बायोकेमिस्ट्री के हवाले से आ जाएं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इन सब की बुनियाद बेसिकली केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद फिर आपका जो दूसरी तरफ आपका टीचिंग का स्कोप की तरफ आ जाएं, आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ आ जाएं, बेतहाशा गवर्नमेंट की जॉब्स भी आती है केमिस्ट्री के हवाले से। फिर टीचिंग के स्कोप भी बिल्कुल ऑब्वियसली आपके सामने। फिर आप यानी एक और आप उसमें अपना BS करें, MS करें, MS के बाद आप PhD की तरफ जा सकते हैं, PhD केमिस्ट्री करें, उसमें आप रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, यू विल बी अ डॉक्टर, उसमें भी आप डॉक्टर कहलाएंगे, डॉक्टर फलां जो भी आपका नाम। तो PhD अगर आप कर लेते हैं तो भी आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है। तो इस लिहाज से केमिस्ट्री कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी फील्ड नहीं है। तो इसलिए आप इसकी ऑर्गेनिक की इक्वेशंस को इंटरेस्ट लेके समझ के लिखेंगे ना, तो फिर यू विल फाइंड योर इंटरेस्ट, श्योरली आपको अच्छा लगेगा। इसलिए इसको सर पे नहीं चढ़ाना, इससे जान छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी। वो जैसा कि कहते हैं ना जी, काम चलाएं बस, ठीक है जी, रट्टा शट्टा मार के गुजारने वाली बात करें, वो नहीं करना ऑर्गेनिक के साथ ख़ास तौर पे, क्योंकि आपका जो एंट्री टेस्ट है वो भी एक मेजर पोर्शन ऑर्गेनिक से होता है। फिर ऑब्वियसली अगर आप FSC के मार्क्स नहीं लेंगे केमिस्ट्री में तो वो भी आपका मेरिट डाउन हो जाएगा। आए जी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स पे आए सबसे पहले। अच्छा बेटा, अल्कीन और अल्काइन सेम, जो बात मैं अल्कीन में बताऊंगा ना वही बातें अल्काइंस में होंगी। अल्कीन्स हैं क्या? हमें ये पता है कि अल्कीन्स आर डबल बॉन्ड्स। जहां पे देखें, अल्केन वाज द सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड्स थे, अल्कीन और अल्काइन दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं। अब मैं किसी जगह पे ये वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है, कहीं मैं कहूँगा कि ये एक इसमें अनसैचुरेशन मौजूद है। व्हेन आई विल से कि इसमें अनसैचुरेशन मौजूद है, इट विल मीन कि देयर इज सम डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेशन मीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड। तो अब इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम शुरू कर रहे हैं। अल्कीन और अल्काइन बोथ आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अच्छा, इसमें रूल ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल you will look on the equation, on the structure, and you will find if there is any double or triple bond। यानी अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये इक्वेशन लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए
अगर यूं करूं तो इट विल नॉट बी बैड। लें जी, ठीक हो गया। हाइड्रोजन पूरे कर दूं, CH3 CH2 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 CH2, इसके साथ इसके पूरे हैं, देखें 4 बॉन्ड पूरे हैं, दो बॉन्ड इधर बने हुए, 2 इधर बने हुए, ये पूरा है। इसके 2 बने हुए हैं CH2 CH2 CH3। ठीक हो गया जनाब? आल ओकेज, 1 2 3 4, ठीक है पूरे। ओके जी, अब रूल ये कहता, अच्छा अब पुराने वाली बात के हवाले से ज़रा सोचें। जो एल्केन्स का रूल था उसमें उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि यू विल फाइंड द चेन ऑफ द कार्बन विद द लॉन्गेस्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन। अगर मैं ये कहूँ, अब देखिए कंपैरिजन में बता रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ उसके रूल के मुताबिक तो 2 ऑप्शंस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। आफ्टर दैट यू कैन गो दिस साइड, 7, एक ही साइड पे जा सकोगे ना, 7 हो गए। इस सूरत में 7 बनते हैं। ओके जी, ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा अगर आप इसको काउंट करते हैं तो। अच्छा, और क्या ऑप्शन हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं चेन को यू सेलेक्ट करूं, मेरे मार्कर की जरूरत देखें, अगर मैं चेन को यू सेलेक्ट करूं तो आई गेट 8 कार्बन्स। ठीक हो गया? और इस सूरत में आई गॉट 1 2 5 6, कितने बने? 5 और 2 7। इस केस में मुझे 7 कार्बन मिलते हैं, इस केस में मुझे 8 कार्बन मिलते हैं। when I see the rules of alkanes, I should go for this chain. This will be the parent chain. अब alkene और alkyne में क्या फ़र्क है? First you will see on the chain if there is some unsaturation. Unsaturation mean some kind of double bond or triple bond. रूल कहता है कि अगर अनसैचुरेशन मौजूद है तो यू विल सेलेक्ट द चेन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे। बात समझ आइए? सिंगल को देख के चलूं तो मुझे 8 मिल रहे हैं, डबल को इंक्लूड करूं तो आई एम गेटिंग 7। फिर किस रूल को फॉलो किया जाएगा, किसको बात को चला जाएगा, किसको माना जाएगा? तो फॉर दिस थिंग रूल सेज कि आप वो चेन सिलेक्ट करेंगे, वो हाईएस्ट नंबर, बल्कि ये कहना चाहिए वो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग चेन विच इज इंक्लूडिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। बात समझ आ गई? ध्यान करें जरा। अगर मैं ये कहूँ कि डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना जरूरी है तो मैं फिर ये भी तो एक चेन बनती है, 1 2 3 4, ये भी तो चेन बन रही है ना, 1 2 3 4। अगर हम कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल को जरूरी है इंक्लूड करना, लेकिन वी विल गो फॉर द चेन जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन भी हो और डबल और ट्रिपल को भी वो इंक्लूड कर ले। फिर मतलब द पेरेंट चेन इन दिस केस मस्ट बी दिस वन, ये पेरेंट चेन बनेगी इसमें। क्लियर होगी बात? You will get the maximum carbon number and double bond is also included। यही बात ट्रिपल में भी हो जाएगी। अल्कीन और अल्काइन के ये पॉइंट सेम, अगर डबल हो या ट्रिपल हो तो आप उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया? उसको आप चेन से बाहर नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा मामला, खत्म हो जाएगा, वहीं पे क्रॉस हो जाएगा सारा। क्लियर जी? ओके, अब बताएं लॉजिकली व्हाट शुड वी डू द नेक्स्ट, क्या करना चाहिए अब हमें नेक्स्ट? हम जैसे पहले कर रहे थे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से काउंटडाउन शुरू करते थे, तो अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगी हुई है फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट भी वैसे फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन रूल कहता है कि आप इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, यानी आप काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता होगा। क्लियर होगी जी बात? अब इसका मतलब है मैं काउंटिंग यहां से नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूंगा। क्लियर? ओके, लिख सकता हूं अब 1 2 3 4 5 6 7। ले जी, अब मेरे पास 7 कार्बन नंबर की एक चेन मिल गई है और उसके बाद मामला ये है कि हेप्टेन बनता है ना 7 के लिहाज से, हेप्ट बनता है। तो अगर होता
सिंगल चेन तो आई वुड से सॉरी सिंगल बॉन्ड आई वुड से हेप्टेन। अब रूल ये कहता है कि जब आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आप इसके ये पोर्शन चेंज करेंगे नाम का एंड यू विल पुट हेप्टीन। क्लियर होगी बात? क्या आप इसका नाम सिंगल बॉन्ड के केस में यू आर पुटिंग हेप्टेन, डबल आ गया यू विल पुट हेप्टीन, अगर ट्रिपल होता तो आप यहां पे हेप्टाइन पुट करते। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट बात। अब मामला ये है, ये हेप्टीन का तो चले डिसाइड हो गया। अब मामला ये है कि डबल बॉन्ड तो दो कार्बन्स के दरमियान में होता है। सब्स्टिट्यूएंट के केस में तो हमें आसानी थी कि एक ही कार्बन के ऊपर लिखना था और हम उसका नाम दे देते थे, उसको मार्क कर देते थे, उसको बता देते थे कि ये कार्बन है, बस किस्सा ख़त्म आगे। जैसे कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब ये तो दो के दरमियान है, अब क्या करें? डबल बॉन्ड की पोजीशन तो बतानी है ना जी, ये तो बताना ना कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लग रहा है। तो अब तो ये दो कार्बन के दरमियान में है, तो क्या कहें 1 पे है या 2 पे है? रूल सेज कि आप लोअर नंबर को, लोअर न्यूमेरल नंबर को, लोअर डिजिट को उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। यानी 1 और 2 में मुकाबला हो रहा ना, तो आप कहेंगे कि फर्स्ट कार्बन 1 के साथ ही अटैच है, 2 के साथ नहीं कहेंगे। समझ आ गई बात? 2 के साथ आ रहा है ना, 2 के दरमियान आ रहा है, तो रूल क्या कहता है कि आप लोअर डिजिट को, जो लोअर न्यूमेरल आ रहा है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे वहां पे। क्लियर? यानी आप इसकी पोजीशन बताएंगे 1 हेप्टीन। ये बात होगी, ये भी एक रूल आ गया। उसके बाद ऑब्वियसली अगली बात ये जो आपका लगा, अभी ये नाम मुकम्मल तो नहीं हुआ ना, अभी ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अब आपने उसकी पोजीशन भी बतानी है, तो आप यूं बताएंगे इसको, ये क्या है? पूरा ग्रुप क्या है? ये है इथाइल, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। कौन से नंबर पे, बाकी सारी बातें पुरानी है, कौन से नंबर पे लगा हुआ है? जिस सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो आप इसको शुरू में ये बता देंगे 2 इथाइल 1 हेप्टीन। फिर मैंने गैप जरा दे दिया, 2 इथाइल 1 हेप्टीन। क्लियर होगी जी बात? कोई शक है इसमें? आपके पॉइंट अब तक जो कवर हो गए हैं ना, पेज नंबर 141 पे, वो पॉइंट नंबर 4 तक कवर हो गया। एक लास्ट पॉइंट रह गया, बस इसको लेके आज ये क्लोज करते हैं। फिर क्या बात हुई है? आपने कार्बन नंबर भी बता दिया, आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बता दी, आपने उसमें ये रूल भी देख लिया, आपने ये बात भी देख ली कि जी यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन तो बतानी है ना, तो आपने ये बता दिया कि जी 1 हेप्टीन, इसका मतलब है कि 7 कार्बन वाली चेन में एक पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन के साथ जो ईन है, ईन मतलब डबल बॉन्ड, ईन लगा हुआ है। तो इसके अलावा आपने बता दिया कि जी इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट अलग से भी है, और वो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा हुआ है? वो 2 पे लगा हुआ है, और वो इथाइल है, 2 इथाइल 1 हेप्टीन। ऐसे ही अब सिनेरियो ये भी तो हो सकता है जो मैं आपके साथ बनाने लगा हूँ, मिसाल के तौर पे गौर फरमाएं ज़रा। डबल बॉन्ड H ये लें जी। अब क्या करें? 2 डबल बॉन्ड आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए ना। अब क्या मामला बनेगा? अब अगेन, अच्छा जहां पे भी चेंज कोई आ जाएगा ना, यूं चेंज कर दूंगा मैं, तो आपने फौरी तौर पे शुरू दोबारा वहीं से करना है। पहली बात, पेरेंट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो, जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो। आपने ये चेन सिलेक्ट कर ली, इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड है। क्लियर होगी जी बात? अगर मिसाल के तौर पे डबल बॉन्ड यहां होता ना, तो मैं ये चेन लेता, ये वाली चेन लेता, फिर मैं ये सारा को सब्स्टिट्यूएंट में डाल देता। क्लियर होगी जी बात? अगर डबल बॉन्ड मिसाल के तौर पे यहां होता, तो फिर मैं ये वाली चेन ले लेता। मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ वो कार्बन लेने हैं जिसमें आपके डबल बॉन्ड भी सारे आए। जो सिंगल वाले हैं वो सारे फिर किस में चले जाते, उसमें सब्स्टिट्यूएंट में चले जाते। अब मैंने क्या किया, मैंने डबल बॉन्ड मिसाल के तौर पे ले लिया यहाँ पे।
अब मामला क्या बनेगा, आपने पेरेंट चेन चेक किया है, पेरेंट चेन ठीक है, पेरेंट चेन यही बनती है आपकी। अच्छा, अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें? इधर से काउंट करूँ तो डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ से काउंट करूँ तो डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, इधर से काउंट करो थर्ड पे आ रहा है, तो इसका मतलब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, इसका मतलब काउंटिंग भी ठीक लिखी हुई है, यही काउंटिंग चल जाएगी। ठीक हो गया। अब मामला आ गया है कि बाकी भी मैंने और कुछ चेंज नहीं किया, इथाइल भी लगा हुआ है। अब मामला आ गया कि ये जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन बतानी है। इसके लिए रूल ये है, आप पहले तो लिखेंगे सिंपल 2 इथाइल, लिख लिया थी। उसके बाद आपने बताना है कि डबल बॉन्ड कहां कहां पे लगा हुआ है, दोनों पोजीशंस बतानी, दोनों की पोजीशन बतानी। देखिए कि डबल बॉन्ड कहां कहां लगा हुआ है, 1 और 2 के दरमियान है, तो वो हमने रूल डिसाइड कर लिया है, अनाउंस हो गया है, क्लैरिफाई हो गया है कि जी वी विल सेलेक्ट 1, हम क्या नाम लेंगे 1। ओके जी, 4 और 5 के दरमियान लगा हुआ है, क्या लेना चाहिए इसमें 4, लोअर नंबर को लेंगे। अब इसको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 2 पे लगा हुआ है ना, 1 4। अब जो बच्चे कह रहे हैं ना कि इसका नाम लिखूं डायहेप्टीन, वो बच्चे गलत कह रहे हैं, इसका नाम डायहेप्टीन नहीं लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर मैं डायहेप्टीन लिखता हूं तो वो जो डाई है, अगर मैं लिखूं डायहेप्टीन तो वो डाई दोनों के साथ आ रहा है, हेप्ट के साथ भी आ रहा है और इन के साथ भी आ रहा है। इट कॉज कंफ्यूजन। केमिस्ट्री में हम आपको पता है कि कंफ्यूज तो हम रखते ही नहीं है, कंफ्यूजन वाली बातें जो है ना हम वो पहली फुर्सत में क्लियर कर देते हैं। हम इसका नाम लिखेंगे, ये गलत है, ये नहीं आएगा, ठीक। हम इसका नाम लिखेंगे 1,4 हेप्टा डायईन, इसका ये नाम लिखा जाएगा। क्लियर होगी बात। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें, इसने 1,3 ब्यूटाडाइन की लिखी हुई है, मैंने ज़रा और एक्सप्लेन करके लिख दिया बात को, तरीका यही होगा क्या। अब इसका नाम क्या होगा, 2 इथाइल हाइफन 1,4 हाइफन हेप्टा, अलग से बताया जाएगा कि हेप्टा 7 कार्बन है। उसके बाद डाई 2 इन, डाईन यानी 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, और वो किस पोजीशन पे लगे हुए हैं, 1,4 पोजीशन पे लगे हुए हैं। अब इस नाम का दुनिया में ये एक ही कंपाउंड होगा और दुनिया में ये एक ही स्ट्रक्चर होगा। आप कहीं पे जाके कहें 2 इथाइल, मुझे भाई साहब किसी केमिकल स्टोर पे जाएं और उसको कहें मुझे 2 इथाइल 1,4 हेप्टा डाईन लेना है, तो वो आपको यही केमिकल, यही स्ट्रक्चर, यही जो कंपाउंड है प्रोवाइड करेगा। क्लियर होगी जी बात। आज इसको इतनी रखते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा सी नज़र मारेंगे अल्काइंस के ऊपर। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि विल नॉट गो वेरी फास्ट, ख़ास तौर पे चैप्टर 8 में मैं कोशिश करूँगा कि हम आहिस्ता चलें, क्योंकि 8वें चैप्टर में मोस्टली थिंग्स आर बेसिक, बहुत सारी बातें बुनियादी तौर पे आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, बस जहन में रखते जाएं। फ़ायदा अपना ये करें कि उसको जहन में रखें, उसको याद करें। जहाँ पे चीज़ थोड़ी पढ़ा रहा होता हो ना, उसका मकसद बेसिकली ये होता है कि आपको याद करने का टाइम ज़्यादा मिल जाए, आप उसको एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से कर लें। आज क्या बात हुई है नोमेनक्लेचर में, हमने ये देखा है कि ऑब्वियसली हम कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन तो हाईएस्ट कार्बन नंबर तो सिलेक्ट करते थे, लेकिन जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हायर कार्बन नंबर तो हो लेकिन साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड हो, वो पेरेंट चेन होगा। फिर वी विल स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम द साइड वी आर गेटिंग द डबल बॉन्ड क्लोजर, जहाँ से पहले हमें क्लोज मिल रहा है, यानी कि यहाँ से कार्बन 1 पे आ रहा है, अगर इधर कहीं हो तो ये जैसे ये है तो कार्बन 3 पे आता है, तो हम स्टार्ट कर देंगे काउंटिंग यहाँ से। उसके बाद फिर रूल कहता है कि आप देखें ना कि जी डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन्स के दरमियान है, तो वो 2 कार्बन्स कौन से हैं, वो 2 कार्बन मिसाल के तौर पे कार्बन नंबर 1 और 2 दोनों हैं। तो अब कहाँ पे लिखा जाए, डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे मार्क की जाए, तो लोअर कार्बन नंबर, लोअर न्यूमरल डिजिट पे उसको सिलेक्शन की जाएगी। यानी कि मैं ये कहूँगा कि 1 कार्बन के साथ इन लगा हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये बात होगी कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड 2 आ जाएं तो उसका क्या रूल होगा, उसका तरीका
हम जो सिंपल आपके पहले सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं या नहीं लगे उनका मामला निपटा लेंगे पहले, उसके बाद आप बताएंगे कि जी इस और इस पोजीशन पे इतने कार्बन नंबर की चेन के साथ डाईईन लगा हुआ है, 2 ईन लगे हों। आप इसको डाईहेप्टीन नहीं लिखेंगे, डाईहेप्टीन विल बी रॉन्ग, हेप्टाडाईईन। क्लियर होगी जी बात? यहां तक इसको रखें। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें, 8 दोबारा देखें और उनमें जिनमें सिर्फ डबल बॉन्ड वाले मामले आते हैं वो हैंडल करें, उनको डील करें, उनकी प्रैक्टिस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गुड लक।